हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने ना चर्चा कर ली थी ई बिजनेस की लिमिटेशंस पर जाते जाते, ठीक है ना। और बाबू, आपको याद भी आ रही होंगी ये सारी बातें जो मैंने कल कराई थी, ठीक है ना। ये देखो, याद आ गई होगी शायद सारी बातें। बेटा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेटा, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, पढ़ते हैं बेटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टॉपिक को। खैर, इसमें समझाने लायक एक आधी बात है, बाकी सब तो आपके फेवर का टॉपिक है। बेटा कहता है ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो, तीन अलग अलग किस्से हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करनी हो, यही तीन किस्से हैं: रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर और पेमेंट। मेरी तरफ देखना, बस चर्चा यहीं कर देता हूँ। बाबू, आप किसी प्लेटफॉर्म, लेट्स सपोज टाटा क्लिक से आज पहली बार कुछ बाय करने चाह रहे हो, ठीक है ना जी। बाबू, जैसे ही आपने प्रोडक्ट देखा, क्लिक करा, प्राइस समझ में आया, साइज सेलेक्ट करा, जैसे ही क्लिक करोगे कि ऐड टू कार्ट, वो सबसे पहले कहेगा डू द रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई ना कोई डिटेल पक्का मांगेगा आपसे, ठीक है ना जी। अच्छा, आप बताओ नॉर्मली प्लेटफॉर्म क्या क्या मांगते हैं जब आप रजिस्टर करने जाते हो? एक एक करके, एक एक करके, ठीक है ना। और सबका लॉजिक है कि क्यों मांगते हैं। भाई, सबसे पहली चीज जो मांगते हैं, नाम है वो तो, ठीक है ना जी। क्यों? क्योंकि उनको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, या टॉप लेफ्ट कॉर्नर या टॉप राइट कॉर्नर आपका नाम उन्हें डिस्प्ले करना ही करना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या मांगते हैं नाम के बाद? जेंडर, ऑब्वियसली, क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना। जेंडर मांगते हैं, वजह बताऊंगा, वजह है डीओ भी मांगते हैं, मांगते हैं मोबाइल नंबर, मांगते हैं, ठीक है जी। सर ईमेल आईडी मांगते हैं, मोबाइल या ईमेल में से एक भी मांगते हैं, एक दे दो। अच्छा चलो, सबका लॉजिक है, बात करते हैं फटाफट से। सर जेंडर और एज क्यों चाहिए उनको? भाई, अलग अलग जेंडर के अलग अलग प्रेफरेंसेस, अलग अलग एज के अलग अलग प्रेफरेंसेस, सर, ताकि कल को आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन करो तो वो आपको आपकी अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखा सके, सजेशन दे सके। सर आपको आइडिया इस बात का? देखो, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें आप समझते नहीं होंगे, अभी बहुत छोटे हो। मार्केटिंग का ना एक पार्ट है, ठीक है, मार्केटिंग का एक हिस्सा है। अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है उसका एक हिस्सा है कि आपकी एज कैसी है और आपका जेंडर कैसा है। आप देख लो बेटा, दुनिया में वो प्रोडक्ट जो 60 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए बने हैं, उनके कलर बता देता हूँ: व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, एक भी फ्लोरेसेंट कलर नहीं। सारे रंग उड़ चुके होते हैं दुनिया से। जो लोग 60 प्लस होती हैं बाबू, उनके आप प्रोडक्ट के कलर देख लेना उठा के, ये 4 कलर ज्यादातर दिख जाएंगे आपको। और जो बच्चे होते हैं, 5 किड्स हैं, 3 4 5 6 7 8 साल के, उनके सारे फ्लोरेसेंट कलर, जितने फ्लोरेसेंट कलर हो सकते हैं सब उन्हीं की एज में दिखाई देंगे आपको। सर, तो कंपनियां जब मार्केटिंग करती हैं तो बहुत सोचे समझे तरीके से करती हैं। आपको तो लगता होगा कुछ भी दे दिया, ऐसा कुछ होता ही नहीं बेटा, कुछ भी वाला तो कहानी नहीं है यहाँ। समझ में आ रहा है बेटा? वो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका एज और आपका जेंडर क्यों मांगते हैं? मोबाइल नंबर और ईमेल में से एक या दोनों क्यों मांगते हैं? ऐड कैसे करेंगे प्रोडक्ट का अगर आपका नंबर नहीं लेंगे तो, ठीक है ना बाबू। आज नंबर लेंगे, ईमेल लेंगे, तभी तो क्या करेंगे, हर कुछ टाइम के बाद एक ऐड डाला करेंगे आपकी मेल पर कि ये प्रोडक्ट आपके लिए आया है, स्पेशल आपके लिए, इतना डिस्काउंट ऑफर सिर्फ आपके लिए। ऐड कैसे करेंगे? मोबाइल नंबर नहीं लेंगे, मेल नहीं लेंगे तो। वो तो चाहते हैं ना पूरी जिंदगी के लिए आपको अपना कस्टमर बनाना, पूरी जिंदगी के लिए उनके डेटाबेस में एक नाम ऐड हो जाए। तो समझ में आया रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है? हो गया रजिस्टर्ड। उसके बाद कहता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब ऑर्डर प्लेस कर दो बेटा। आप देखते हो ज्यादातर ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, कोई भी प्रोडक्ट पे आप जाते हो आपको ऑप्शन देता है ऐड टू कार्ट। कार्ट क्या होती है? वो ट्रॉली। अगर हम फिजिकल शॉपिंग करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में शॉपिंग करते हैं, आज भी हम इजी डे में एंट्री लेते हैं, वी मार्ट में एंट्री लेते हैं, हम कार्ट ही उठाते हैं ना, बस जिसको आप सिंपल भाषा में ट्रॉली बोलते हो, वही कार्ट है।
कोई भी हमें प्रोडक्ट लेना हो बेटा, हम उसी कार्ट में तो एंटर करते हैं, कार्ट में तो ऐड करते हैं, उठाकर शेल्फ से उठाया और अपनी कार्ट में डाल दिया। तो सर इलेक्ट्रॉनिकली बेटा वही ऐड टू कार्ट ऑप्शन है कि आपकी कार्ट में एंटर हो गया। और उसके बाद अगर आपको कुछ और बाय नहीं करना है तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो चेकआउट, देन आप ऑप्शन पर आ जाते हो लास्ट विच इज पेमेंट। ठीक है जी। और पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके आज की तारीख में कोई भी प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है नहीं। मैं बात सिर्फ एक आधे पे करूंगा क्योंकि मैंने सब पे बात की हुई है। सीओडी आपको ज्ञान दो, मैं सीओडी पर भाई नहीं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, कमी है मेरे पास थोड़ी सी। ठीक है जी। नेट बैंकिंग ट्रांसफर, ई बैंकिंग मैंने पढ़ा दिया भैया बैंक्स में। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मैंने पढ़ा दिया। चेक पर मुझे बात कर रही है वो मैं करता हूँ, ऑल दो चेक वर्ड मैंने पहले पढ़ा रखा है। डिजिटल कैश, सर आज की तारीख में एक और ऑप्शन भी है डिजिटल कैश, सर बताने की जरूरत है। यूपीआई वॉलेट, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई, पता नहीं और कौन कौन से। ठीक है, अमेजोन का भी अपना है, अब तो पता नहीं किसके कितने सारे हो गए, कुछ बताने की जरूरत तो नहीं बाबू। अब डिजिटल कैश पे और कुछ तो नहीं बताना ना मेरे को। डिजिटल कैश मतलब नॉट अ एक्चुअल कैश, ये क्या है बेटा, अ काइंड ऑफ करेंसी जो मेरे वॉलेट में नजर आती है मुझे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बस एक चेक है जिसके ऊपर मेरे को चर्चा करनी है और बात आगे बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और मैं बता देता हूँ बेटा, अब 2 ही लेक्चर बचते हैं मेरे चैप्टर 5 पर। अगर एक टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है तो आउटसोर्सिंग एक टॉपिक हुआ करता था पुरानी एनसीईआरटी में, आउटसोर्सिंग है, नहीं तो एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया। आपका स्कूल कहता है कराता है तो मैं तो भैया बहुत खुशी से कराना चाहता हूँ, मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है जी, पता नहीं क्यों स्कूल ने हटा दिया, मुझे तो एनसीईआरटी में भी कभी कभी सीबीएसई में भी गुस्सा आता है यार, इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक क्यों हटा देते हो, बच्चों को जो नॉलेज मिलती है वहां से हटा देते हैं टॉपिक। चलो खैर मैं चेक पे चर्चा कर देता हूँ बेटा। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताना, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अमेजोन सब यूज कर रहे हैं, कर रहे होंगे, काफी कर रहे हैं आप में से। एक आदमी कर रहा हो तो हैंड रेस कर देना, ठीक है। कर रहे हैं भाई, बहुत सारे कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अजियो करता है कोई यूज, अजियो, टाटा क्लिक, टाटा क्लिक बहुत बढ़िया कर लेना। चलो मैंने टाटा ने पैसे नहीं दिए मुझे इस बात के, ठीक है जी। ओह चलो अच्छा। और भी बड़े प्लेटफॉर्म है, मैंने 4 की बात करी। अच्छा कभी किसी को चेक का ऑप्शन नजर आया आया चेक का ऑप्शन पेमेंट मैनेजर, ये तो कह रहा चेक का ऑप्शन होता है, ये लिखो लिखा हुआ नजर आया किसी प्लेटफॉर्म पे चेक का ऑप्शन पेमेंट करते टाइम? मुझे तो नहीं आया, आपको आया तो बता दो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? सर इनिशियली चेक एक ऑप्शन आया था पर बाबू बाद में हटा लिया गया, इनिशियली आया था, ठीक है ना। जो लेटेस्ट बनी है कंपनियां, जियो पे कभी नहीं आया, टाटा क्लिक पे नहीं आया, शुरू में अमेजोन पर था, शुरू में फ्लिपकार्ट पर भी था, हटा लिया गया क्योंकि बेटा कंपनीज को लगा कि ये तो यार डबल डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे कुरियर बॉय को। ये डबल डिलीवरी चार्जेस कैसे पे करने पड़ जाएंगे बाबू? अगर कोई पर्सन ऑप्शन सेलेक्ट करता था चेक का पेमेंट मैकेनिज्म में तो होता पता क्या था प्रैक्टिकली, कुरियर बॉय आपके घर आता था, चेक लेकर जाता था, चेक क्लियर होता था, उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर करने आता था। यानी कि कुरियर बॉय को प्रैक्टिकली आपके घर पर 2 बार आना पड़ता था, यानी कि कंपनी को डबल डिलीवरी कॉस्ट इंकर करनी पड़ती थी। दैट्स वाई बेटा ये ऑप्शन हटा लिया गया। कुछ ही टाइम में कंपनी को समझ में आ गया, महीने 2 महीने में ही समझ में आ गया, तो लुट जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएंगे, और इंडियंस तो कभी पे करेंगे नहीं। आपको पता है जहां में दिख रहे डिलीवरी चार्ज 40 रुपये में जाना, छोड़ बेकार प्लेटफॉर्म कबाड़ा, कोई और देखते हैं जो अभी फ्री देगा, बस वही मेरा करंट फेवरेट है, सीधी सी बात। क्लियर है जी? समझ में आ गया क्यों चेक हटा लिया गया? लॉजिक इज क्लियर? ये तो अच्छी अच्छी बात लिख देंगे, ये खुश होते रहेंगे अच्छी अच्छी लिख के। मैं वो बताता हूँ जो एक्चुअल रियलिटी है, ठीक है ना। जो चीज है ही नहीं, मुझे पढ़ाने में कभी मजा ही नहीं आता उसको, ठीक है ना जी। सीबीएसई 20 साल नाटा है इसको, सीबीएसई का बस चले तो आगे बढ़ जाए, बात क्लियर है सारी? चलो जी बाबू, ये तो हो गई बस आसान आसान बातें। मैंने कहा था बाबू एक टॉपिक और बहुत मजेदार है, ठीक है जी, वो पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन, दैट सिंपली मींस ई बिजनेस रिस्क। बेटा ई बिजनेस जब आप करते हो, देखो मैंने ई बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ कंपेयर करा एक दिन लगाकर। कल हमने उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन देखे एक दिन लगाकर।
अब हमने सीख लिया बाबू वही बिजनेस में अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो आप कैसे करते हो। ठीक है जी, आप पीएचडी हो इसलिए मेरा पढ़ाना बहुत आसान था। ठीक है जी, अब देखने हैं बेटा ई बिजनेस से रिलेटेड रिस्क, दिक्कतें क्या हैं, क्या रिस्क हैं बेटा। बाबू इसमें से ना एक आधी बात फ्रॉड लगेगी, मतलब वो रिस्क नहीं है, रिस्क तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, एक आधी बात को तो मैं फिर सीधा फ्रॉड बोलता हूँ, ये फ्रॉड है, ये रिस्क नहीं है। लोग करते हैं फ्रॉड ई बिजनेस के नाम पर, नाम दिया जाता है कि रिस्क है। चलो क्या समझते हैं बेटा। बाबू 3 तरीके के रिस्क राइज होते हैं अगर आप ई बिजनेस में हो। कौन सा रिस्क, पहले कैटेगरी का रिस्क है ट्रांजैक्शन रिस्क, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आराम से पढ़ेंगे। बाबू पहला रिस्क है ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिस्क, और ट्रांजैक्शन रिस्क में ना बेटा 3 अलग अलग तरीके के रिस्क हैं। बात करेंगे बेटा ई बिजनेस रिस्क की, और बाबू सबसे पहली बात इसमें करेंगे ट्रांजैक्शन रिस्क की। ट्रांजैक्शन रिस्क में ना बेटा मैं 3 अलग अलग बातें करूंगा, लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा। बेटा पहला रिस्क आता है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग। बेटा पहला कैटेगरी का रिस्क है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग। बेटा कई बार सेलर डिनाई कर देता है कि आपने कब ऑर्डर प्लेस करा भाई। कई बार ऐसा होता है ना, मैंने एक ऑर्डर प्लेस करा, 4 बिजनेस डे हो गए, 5 बिजनेस डे हो गए, 6 बिजनेस डे हो गए, प्रोडक्ट घर नहीं आ रहा, मैंने कॉल मिला दी, मैंने कहा जी मैंने ऑर्डर किया था, आपने कब ऑर्डर किया। बिल्कुल डिनाई कर देते हैं, ऐसे मुकर जाते हैं जैसे मजाक चल रही हो। या कई बार क्या होता है बेटा, मेरे पास मैसेज आता है योर प्रोडक्ट हैज बीन ऑर्डर्ड, और मैं सोचता हूं मैंने कब करा भैया, ये कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, किस प्लेटफॉर्म पे कर दिया, किस प्लेटफॉर्म से मैसेज आ गया। तो बाबू पहला कैटेगरी का रिस्क यही है, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग। कई बार सेलर डिनाई कर देता है कि बायर आपने कब ऑर्डर प्लेस किया, और कई बार बेटा मेरे पास ऑर्डर प्लेसमेंट का मैसेज आ जाता है, जबकि बेटा मैंने तो प्रैक्टिकली बायर ने तो ऑर्डर कभी प्लेस किया ही नहीं होता। समझ में आती है बात, और ये सच में रिस्क है। ठीक है बाबू, एक आध प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे मुझे बहुत गुस्सा आता है, कई बार मैंने देखा मेरे साथ, तो उसमें बहुत पंगा गया, पता नहीं आपके साथ हुआ क्या नहीं। कोई चीज सेल में आ गई, मेरे पास ना टेलीग्राम में 1-2 ग्रुप है, बढ़िया ग्रुप जो सेल बताते हैं। ठीक है जी, होंगे शायद आपके पास भी होंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर 1-2 ग्रुप है, उसने बता दिया, बहुत सारे हैं, तो उसने बता दिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल में आया हुआ। मैंने फटाफट से उठाया, प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आ जाता है उस प्लेटफॉर्म की जो चीज़ सस्ती अच्छी ऑर्डर हो जाए ना, फिर जब मैसेज आएगा आउट ऑफ स्टॉक हो गई, ये हो गया वो हो गया, कोई भी बहाना मारेगा, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देगा। हमेशा गालियाँ देता रहता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म को, जब बस का नहीं है देनी सेल तो देते ही क्यों हो, बस का ही नहीं है, सीधी सीधी सी बात। ठीक है ना जी, तो ये रिस्क तो नजर आता है भैया, है ई बिजनेस में। बाबू ट्रांजैक्शन रिस्क में मैंने 3 बातें करनी है, पहली कर ली डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग। अब मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से चलना नहीं, इसने 3 बुलेट जरूर बनाई, मैं 3 हेडिंग बनाऊंगा। पहली हेडिंग ये है, आपको दिख रहा है पूरा फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट इटैलिक्स में, जो जो इटैलिक्स में वो हेडिंग बनेगी, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, पूरी बात ये लिखूंगा, पढ़ना जरा। समझ आई बात बाबू। दूसरी हेडिंग बनेगी, समझ गए होंगे, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। बाबू डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, बेटा ऑल दो आज की तारीख में रेयर ऐसा होता है, पर इक्का दुक्का जगह पे हो जाता है बाबू, कि कुरियर बॉय आया और आपका पार्सल डिलीवर कर गया रॉन्ग एड्रेस पर। रेयरली होता है, लेकिन इसी में ही दूसरी बात है, वो होता होगा कि बेटा आपको जो प्रोडक्ट दिखाया गया वो डिलीवर नहीं हुआ, दूसरा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? मेरे साथ तो अमेजोन में ही हुआ है, मतलब अच्छे ब्रांड में भी हुआ है, और खैर बाद में उन्होंने रिफंड भी किया मुझे उस चीज के लिए, पर मेरे साथ अच्छे ब्रांड में भी हुआ है। ठीक है जी, और एक आदमी तो किया हुआ खुद इंटेंशनली काम। ठीक है जी, प्रोडक्ट दिखाएंगे टॉवल दिखा दिए, ठीक है जी, मैंने ऑर्डर कर दिए, ठीक है, सेम प्रोडक्ट का कलर सब कुछ सेम, आ कह रहे हैं हैंकीज। तुम्हारी ऐसी की तैसी निकम्मो। तो बाबू प्रोडक्ट
मे बी डिलीवर एट द रॉन्ग एड्रेस एंड प्रोडक्ट अदर देन ऑर्डर्ड मे बी डिलीवर्ड, ये होता है बाबू, ये भी रिस्क है। ठीक है जी। थर्ड वन बेटा डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, अगेन इसको मैं रिस्क नहीं बोलता, ये फ्रॉड है भाई, लिटरली फ्रॉड। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, सेलर डिनाई कर देते हैं ना, हमें तो पैसा मिला ही नहीं, हमें कब मिला? आप ट्रांजैक्शन आईडी देते रहो, रेफरेंस नंबर देते रहो, अपने जीपे की डिटेल देते रहो, मानने को तैयार नहीं होते भैया लोग। ये रिस्क नहीं, ये फ्रॉड है, इंटेंशनली किया हुआ काम है ये तो, ये अनइंटेंशनली है। समझते हो ना बेटा, मैं इसको फ्रॉड बोलता हूँ। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला था, एक आध चीज तो मैं फ्रॉड ही बोलूंगा सीधा सीधा, ये रिस्क नहीं हो सकता। तो बाबू ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिस्क तीन तरीके के हैं, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग में, ठीक है, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी और डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, तीनों बातें समझ में आती हैं। ठीक है जी। इससे बचती कैसे हैं कंपनियां? बाबू कंपनीज के पास बचने का ऑप्शन है, हमारे पास नहीं, मैं आपको बता देता हूं। बाबू कुछ केस में कंपनियां बच जाती हैं, ऐसे रिस्क से बचने के लिए कंपनियां इस्तेमाल करती हैं एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं कुकीज। ठीक है, ये आपके बिस्किट नहीं है बाबू कुकीज रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर। ठीक है जी। और मैं बहुत तगड़ी बात बताने जा रहा हूं आज, मजा ही आ जाएगा आपको सुनकर। बेटा कुकीज क्या करती हैं? ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड करती हैं कस्टमर की। मैं समझाने के लिए आपको एक बात बोलता हूं बेटा, अजियो पर्टिकुलरली ये प्लेटफॉर्म है, अजियो की बात करता हूं। बाबू आपने अजियो से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, और प्रोडक्ट की डिलीवरी ले लिया आपने, और क्या किया बेटा, 15 दिन के रिटर्न है, 4 दिन में आपने रिटर्न डाल दी। ठीक है, अजियो को डाउट भी हुआ यार प्रोडक्ट यूज तो नहीं है शायद, और कुरियर बॉय भी आजकल बहुत ध्यान रखते हैं, चेक करते हैं। आपने दोबारा किया, 6 दिन में रिटर्न डाल दी, तीसरी बार किया फिर रिटर्न डाल दी। आप लिख के ले लो, चौथा मौका जियो देगा नहीं आज के तारीख में आपको। योर आईडी इज ब्लॉक्ड, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर पाओगे, वो नंबर वो मेल खत्म हो गई आपकी, पूरी जिंदगी के लिए खत्म ही हो गई जियो प्लेटफॉर्म से। वो क्यों? कंपनी ने क्या करा, जब चौथी बार आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो कंपनी के सॉफ्टवेयर ने खुद वार्निंग देनी शुरू कर दी। वो कुकीज था सॉफ्टवेयर, उसने बताना शुरू कर दिया कि ये कस्टमर 3 बार ऑलरेडी ये काम कर चुका है, और चौथी बार मौका नहीं देगा वो। चौथी बार प्रोडक्ट भूल जाओ, आपके घर तक आएगा, खत्म हो गई कहानी, बस समझ लेना। ठीक है जी। या आपने क्या किया, किसी और पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, किसी का नाम नहीं लेता, मेरे को जो अजियो के बारे में जानकारी है वो अच्छी जानकारी थी। ठीक है जी। आपने क्या किया, आपने प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सीओडी फैसिलिटी सेलेक्ट करी, कुरियर बॉय आपके घर खड़ा है, आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे, आप जी नाचे मैंने तो किया ही ऑर्डर, एक बार हो गया कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार करके देख लेना, उसके बाद मुझे बता देना क्या हुआ था। बाबू कंपनीज आज की तारीख में एक हथियार इस्तेमाल करती हैं आप सबके खिलाफ, उसका नाम है कुकीज। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एक टाइम फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है जी। मेरे पास एक फ़ोन हुआ करता था, मतलब मेरा एक फ़ोन टूट गया था S7H सैमसंग का, तो मैं एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता था S9H, ठीक है जी। और फ्लिपकार्ट सेल चल रही थी, फ्लिपकार्ट सेल में ना प्री पेमेंट का ही ऑप्शन आता है और कोई पेमेंट का ऑप्शन आता नहीं, सीओडी बहुत कम रेयरली फैसिलिटी देते हैं वो, ठीक है ना। मैंने प्री पेमेंट कर दी, 35,000 का शायद फ़ोन था उस टाइम पर, S9 जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। 35,000 की पेमेंट कर दी, इन्होंने पेमेंट ले ली सेल में मुझसे, और मेरा ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और मुझे दिखा रहा है कि पेमेंट विल बी रिफंडेड विद इन 15 डेज। अब मैं यार सोच रहा हूँ कि 35,000 तो फंस गए, सेल खत्म हो जाएगी अगले 4 दिन में, ये मुझे रिफंड कब करेंगे? अगले 15 दिन में। मेरे पैसों पे मजे ले रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं ये। तो उस टाइम पर मैं जड़ तक चला गया था कि ये पेमेंट मेरी मतलब रोकी क्यों, अगर मैं प्रीपे कर चुका हूं तो परेशानी क्या है फ्लिपकार्ट को, तो परेशानी क्या है? तो परेशानी समझ में आई कि सेल में पिछले 3 दिनों में क्या किया था लोगों ने, सस्ता सस्ता प्रोडक्ट ऑर्डर करा प्री पेमेंट से, प्रोडक्ट लेकर बाद में ऑर्डर कैंसिल करा, मतलब रिफंड कर दी, मतलब रिक्वेस्ट डाल दी रिटर्न की या एक्सचेंज की। अगर आपने प्रोडक्ट रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी तो उनको ये लगता है कि आपने कई हजारों प्रोडक्ट उठा लिए और बाद में वापसी डाल दिए,
कि वो जो बिक सकते थे दूसरे लोगों को, फ्लिपकार्ट ने दूसरे लोगों को बेचे नहीं, आपको बेच भी दिए, 3 दिन उनके तो खराब हो गए ना। तो उन्होंने ना नोमैस्कैम के लगभग सभी फोन के ऑर्डर कैंसिल करे थे उस दौरान फ्लिपकार्ट ने, क्योंकि नोमैस्कैम के लोगों ने सबसे ज्यादा हरकत करी थी। उस हरकत के चक्कर में मैं भी फंसा था, और ये उनको उनके कुकीज नहीं बताया था। ठीक है जी, अगर आप चाहोगे तो मैं उस ऑर्डर की डिटेल भी दे सकता हूँ कैंसिल हुआ होगा, क्योंकि मेरे तो वॉलेट में पड़ा होगा ना आज तक वो डिटेल। मतलब इतना श्योर उस चीज को लेकर, मैं जड़ तक गया था पूरी, मैंने कहा ये करा क्या इन्होंने। समझ में आई बात, कुकीज कितनी हेल्प करता है। और अब दूसरी बात बता दूंगा जो कुकीज के ऊपर, ये मैंने ट्रांजैक्शन रिस्क कैसे खत्म करती है कंपनी बता दी। अब जो दूसरा इस्तेमाल है कुकीज का, वो तो अल्टीमेट है, जो कंपनी आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है। वो क्या है बाबू, अभी मैंने एक प्रोडक्ट देखा, लेट्स सपोज नाइकी शूज ब्ला आर्टिकल, ठीक है, या नाइकी शूज देखने शुरू करे, 1 2 3 4 देखता गया कि आज शूज बाय करने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद थक हार के कह दिया चल कल देखूंगा, बंद करा साइट, थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम खोला, उस ऐड आया उन्हीं शूज का जो मैंने देखे, उन्हीं ऐड का। मैंने यूएस पोलो पे 4 आर्टिकल देख लिए, टी शर्ट के 5 आर्टिकल देख लिए, ठीक है जी। मैं थोड़ी देर बाद कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करता हूं तो बेटा मेरे पास पुश ऐड आता है, और जनरली क्या होते हैं, वही 5 आर्टिकल होते हैं जो मैंने देखे थे। आपको पता है कौन कर रहा है? कुकीज। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर एक्सेस करते हो ना किसी वेबसाइट को, तो बेटा ऑप्शन देता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज। तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने कभी जिंदगी में जानने की कोशिश नहीं करी, आपने कहा एक्सेप्ट यही करते हो, यही करते हो। आज बताऊंगा बेटा, ये जो बिना पढ़े जो क्लिक करने की आदत है ना, सब चली जाएगी, सब उड़ जाएगी, आप तोते उड़ जाएंगे, वॉट लग जाएगी। अभी देखना, 5 मिनट रुक जाओ सिर्फ। कुकीज का मतलब क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया ना ट्रांजैक्शन रिस्क और उससे बचती कैसे कंपनी। आगे बढ़ाते हैं जी बात को बाबू। उसके बाद आता है स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। लो मैं एक बार जरा दिखा देता हूं आपको हेडिंग, बेटा डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। बाबू डेटा स्टोर करने में रिस्क आता है और ट्रांसमिशन में रिस्क आता है। अच्छा एक बात बताओ, आज की तारीख में जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्या लगता है? डेटा। किसी के लिए डेटा से इंपॉर्टेंट कोई चीज है? मैं एक आइडिया देता हूं, मैं कहता हूं देखो मैं बहुत छोटा शख्स, मेरे पास 2-2.5 बच्चों का डेटा है, ठीक है, मैंने आज तक मार्केटिंग पे कुर्बानी खर्चा, मेरी यही मार्केटिंग है। मैं सिर्फ एक मैसेज डालता हूं कि बच्चों ये स्टोरी पे लगा देना, हाँ 50% तो सुन ही लेते हैं मेरी बात, मेरी मार्केटिंग उसी में हो जाती है, मेरे हर साल रजिस्ट्रेशन फुल हो जाते हैं सिर्फ उसी बात पर। मैंने आज तक 1 रुपए की मार्केटिंग नहीं करी। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरा डेटा। भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए वो 2-2.5 बच्चों का डेटा चला जाए मेरे पास से, तो परेशानी समझ रहे हो? ये अब एक छोटे से शख्स ने एक बात बोल दी। अच्छा अब ये सोचो अमेज़न के जितने कस्टमर है उनका डेटा डिलीट हो जाए गलती से, सारी मेल गायब, सारे फोन नंबर गायब, नाम सब, सारा पूरा सर्वर उड़ गया, पूरा डेटाबेस गायब, क्या होगा? वॉट लग जाएगी, वॉट सोच भी नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? सोचना भी मुश्किल है कंपनी के लिए, इमेजिन करना भी मुश्किल है कि वो क्या करेगी। अब मान रहे हो बात, डेटा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और आप मानते हो ई बिजनेस में जब डेटा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो रिस्क भी इससे रिलेटेड अराइज होते होंगे। बेटा डेटा स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वायरस। और बेटा ट्रांसमिट करने में, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा पहुंचाना है, उसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? हैकिंग। चलो करता हूं बात दोनों की। बाबू वायरस ये क्या चीज होती है? सबने सुना है वॉर्म्स, वायरस, हमारे पास तो आईपी वाले बच्चे भी हैं बाबू। वॉर्म एंड वायरस, वायरस हैज द फीचर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करता है अपने आप को, कॉपी करते रहते हैं ना वायरस, ठीक है ना। मान लो मैंने एक पर्टिकुलर पेन ड्राइव यूज करी अपने सिस्टम में, उस पेन ड्राइव में वायरस था, उसने सेल्फ रेप्लिकेट कर दिया मेरे सिस्टम में अपने आप को, किसी पर्टिकुलर डिस्क पे, किसी पर्टिकुलर फाइल, किसी पर्टिकुलर ड्राइव में जाकर बैठ गया। क्या करता रहेगा बेटा? रेप्लिकेट करता रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा, कॉपी करता रहेगा, कॉपी करता रहेगा। जैसे उसकी ताकत थोड़ी सी बढ़ेगी, क्या करेगा? मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश कर देगा, अल्टीमेटली विंडो उड़ जाएगी, डेटा खा जाएगा सारा। और डेटा गया तो कंपनी गई, सीधी सी बात है ना। यही होता है डेटा स्टोरेज पे सबसे बड़ा रिस्क। और ट्रांसमिशन पर हैकिंग। हैकिंग क्या होता है बेटा?
अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू समवन्स इंफॉर्मेशन। बेटा जब आप अनऑथोराइज तरीके से किसी की किसी भी इंफो को, फाइल को एक्सेस करते हो, वही हैकिंग है। ठीक है जी, बचें कैसे कंपनी से? अच्छा, आपको तो ये भी नहीं पता होगा, आपको पता है बेटा एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी बहुत सारे हैकिंग के टूल इस्तेमाल करता है। आइडिया है? हम किसी की सेल को खराब करने के लिए भी टूल इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनी का, सिर्फ आगे की बात बताऊंगा, काम की बात। मान लो किसी की कोई सेल चल रही है, सेल है 2 दिन की, प्लीज सामने देखना, सामने देखना गंद भाई, बहुत काम की बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा, कभी सुनी नहीं होगी ऐसी बात, मैं पक्का बता रहा हूँ। सर आज एक कंपनी, 2 कंपनियां कंपटीशन में, कंपनी ए एंड बी, ए कंपनी सेल ला रही है अपनी 2 दिन के लिए, ठीक है जी, और बी को एक्सपेक्टेशन है कि ये सेल बहुत कामयाब नहीं होनी चाहिए। बी चाहता है मतलब ये सेल कामयाब ना हो, और ए क्या चाहता है कि मेरी सेल बहुत कामयाब हो, मैं हजारों करोड़ की सेल उठा लूँ। अब ये पूरी ट्राई करेगा कि वो सेल कामयाब हो, और भी पूरी ट्राई करेगा कामयाब ना हो, मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी है। कई बार बेटा ऐसा देखा गया है, हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन की ना एक बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ पता नहीं आप समझते हो कि नहीं? कई बार आपने देखा है कि सीबीएसई रिजल्ट दे रहा था तो साइट थोड़ी देर के लिए क्रैश हुई, देखा है, सुना है ऐसी चीजें? क्यों भैया? आज तक सीबीएसई की वेबसाइट पे एक टाइम पे 10,000 लोग भी नहीं देखे, ठीक है, रिजल्ट वाले दिन लाखों कूदते हैं, एक ही दिन एक ही टाइम पे कूदते हैं, तो भाई वेबसाइट क्रैश हो जाती है, क्योंकि हमने वेबसाइट की जो बैंडविड्थ बनाई होती है वो बनाई होती है कि इतने नंबर ऑफ यूजर एक टाइम पर आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। वो नंबर ऑफ यूजर हो सकता है 20,000 लिए हो सीबीएसई ने, 50,000 लिए हो सकता है, लाख लिए, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई पता है नॉर्मल डेज में कोई आता नहीं, सब रिजल्ट वाले दिन आते हैं, तो वो जानबूझ के जो टाइम देता है ना, वो टाइम पे कभी रिजल्ट नहीं आता, अनएक्सपेक्टेडली आता है, या तो पहले या बाद में, ताकि फटाफट यूजर अपना रिजल्ट देखे और साइड हो जाए। 11 बजे का टाइम होगा, 9 बजे रिजल्ट आ जाएगा, जनरली ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि 9 बजे सारे लोग प्रिपेयर नहीं होते रिजल्ट देखने के लिए, उन्हें 11 की एक्सपेक्टेशन होती है। 1 लाख लोगों ने देखा, साइड हो गए, फिर कुछ लोगों ने देखा, साइड हो गए, ताकि वेबसाइट क्रैश ना हो। दिस इज द लॉजिक। वो पता नहीं होता आपको, क्योंकि काम की चीज कोई पता नहीं है आपको, ठीक है जी। तो सारे एप्लीकेशन की और वेबसाइट की एक बैंडविड्थ होती है, ठीक है। अब मान लो किसी एप्लीकेशन, किसी वेबसाइट की बैंडविड्थ है वो उस ए कंपनी की 10 लाख, ठीक है जी। हैकिंग का एक स्टाइल होता है जिसमें आप क्या करते हो, फर्जी यूजर क्रिएट करते हो। बी कंपनी ने क्या करा, जैसे ही सेल शुरू हुई 5 लाख फर्जी लोग क्रिएट कर दिए। समझ गए क्या किया? उनकी वेबसाइट पे 5 ओरिजिनल चल रहे हैं, ठीक है। अब मौका नहीं मिल रहा, बाकी जो 10 लाख के बाद एक्सेस कर रहे हैं उनका एक्सेस ही नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, नहीं चेक कर रहा भाई, इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक है। अब क्या होगा, आप क्यू में लगे हुए हो, एक आदमी हटेगा तो दूसरे का नंबर आएगा, वो क्यू से हटते ही नहीं। सब एडजस्टमेंट है, ये सब हैकिंग है। हैकिंग के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, मैं आपको जो एक स्टाइल बता रहा हूँ ये, ठीक है जी। इवन बता देता हूँ, फिर कंपनी ने इसके खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू करा। अब एक कंपनी ने क्या करा, इसका भी एक सॉल्यूशन होता है कि अगर आपने 60 सेकंड तक प्रोडक्ट कुछ भी ऑर्डर नहीं करा, ना कोई प्रोडक्ट देखा ना कुछ, तो पता है क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी, आपको क्यू से ऑटोमेटिकली कंपनियां बाहर निकाल देती हैं। मतलब जैसे जैसे स्टाइल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके सॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहे हैं। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? चलो, वायरस का मतलब क्लियर है, हैकिंग का मतलब क्लियर है बाबू। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं, ऑलरेडी बैच में डिस्कस्ड है, मैं पहले बता चुका हूं इसके बारे में बाबू, लेकिन अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल भाषा का यूज करके बताऊंगा बाबू। इसका सॉल्यूशन होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी के 2 पार्ट है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मैंने बताया बैच में, अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है आपसे चीज, जब मैंने टेस्ट की बात बताई थी बाबू। जब भी बड़ी कंपनियां कोई भी डेटा ट्रांसमिट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती हैं थ्रू मेल्स, वो क्या करती हैं, डेटा को बेटा प्लेन टेक्स्ट में नहीं भेजती, एनक्रिप्शन करके भेजती हैं। अभी जी क्या हो गया, सामने देख लो, बड़ी देर हुई होगी अब तो, मैंने सोचा अब उठ जाओगे हैं, मैं सुन रही हूँ। हाँ वो तो मुझे भी पता, सोने नहीं, मैंने आपको स्टाइल बताया हुआ है कैसे सुनते हैं लोग, सुनते सुनते मंगल ग्रह पे भी पहुंच जाते हैं। आओ जी बाबू, क्रिप्टोग्राफी डेटा ट्रांसमिशन से बचने का एक तरीका है। सर
आप कोई कंपनी हो, इन्फोसिस, आपकी एक बहुत बड़ी डील फाइनलाइज हो रही है विद द यूएसए गवर्नमेंट। यूएसए गवर्नमेंट शायद आपसे अपनी वेबसाइट बनवाना चाहती है, तगड़ी। सर आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट के केस में तो ज्यादातर, और गवर्नमेंट में भी अगर मैं बात करूं डिफेंस मिनिस्ट्री की, ज्यादातर बेटा कभी भी मेल्स जब आएंगी तो प्लेन टेक्स्ट नहीं होंगे। जो टेक्स्ट होगा वो अनरीडेबल फॉर्म में होगा, रीड नहीं हो सकता होगा। क्या करती हैं बेटा कंपनी, जब डेटा बेचती हैं एक दूसरे को तो एनक्रिप्ट कर कर बेचती हैं डेटा। एनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा, कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू द अनरीडेबल फॉर्म। मैंने समझाया भी था आपको बेटा एक चीज, मान लो बेटा मैं टेस्ट दे रहा हूं बच्चों को, और मैंने टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये पहला क्वेश्चन दिया, ठीक है जी बाबू। मैंने ये टेस्ट ना अपने बच्चे के थ्रू ही अपने पार्टनर के घर बेचना था, ठीक है, कि प्रिंटर निकलवा के ले आओ। मेरे पार्टनर के घर मेरा प्रिंटर बड़ा था एक दिन, तो मैं चाह रहा था कि मेरा बच्चा ही जाए कोई और प्रिंट निकलवा के ले आए। मैंने पेन ड्राइव में उसको टेस्ट दिया। अब मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि इसने पेन ड्राइव रास्ते में रुक के किसी साइबर कैफे में भी लगा ली तो इसके सामने पूरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ये फिर एडजस्टमेंट करके ही आएगा अपने उसी हिसाब से। तो मैंने क्या किया, मैंने उस डेटा को ना एनक्रिप्ट करा, थोड़ी बहुत ही एनक्रिप्शन मुझे भी आती है, मेरे को मेरे प्लेटफॉर्म पर सिखाई गई है। मैंने कोर्स किया हुआ है डीसा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, सीए बनने के बाद होता है, ठीक है जी। डीसा डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट बाबू। अब आपको बता देता हूँ, उसमें सब चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं, इसमें मैं जब भी आपको कंप्यूटर का कोई ज्ञान फैलता हूँ तो मैंने वहाँ सीखा हुआ है। तो बाबू आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मैंने इसको एनक्रिप्ट करा और हमने एनक्रिप्शन के लिए एक बड़ा सिंपल टूल यूज़ किया। ज़्यादा हाई फाई मुझे भी नहीं आती, मेरा पार्ट भी नहीं है, मैंने कौन सा हैकिंग करनी है, ठीक है जी। तो बाबू हमने क्या करा बेटा, ए को कन्वर्ट कर दिया सी में, बी को कन्वर्ट कर दिया डी में। हमने क्या करा, एक एक एलिमेंट छोड़ा और अगले एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ए को कन्वर्ट करा बी को छोड़ के सी में, बी को कन्वर्ट करा सी को छोड़कर डी में, सिर्फ सिंपल एनक्रिप्शन का टूल लगाया। तो W इज कन्वर्टेड इनटू Y, H is converted into J, A is converted into C, T is converted into V। अब बाबू अगर मैंने सारे के सारे टेस्ट को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, आप बताओ क्या ये रीडेबल फॉर्म है? इसे बोलते हैं एनक्रिप्शन करना। एनक्रिप्शन मतलब कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू द अनरीडेबल फॉर्म इज एनक्रिप्शन। जैसे ही मेरे पार्टनर को पेन ड्राइव रिसीव हुई, उसने डीक्रिप्शन कर दिया। बाबू डीक्रिप्शन करना मतलब कन्वर्टिंग द अनरीडेबल फॉर्म इनटू द प्लेन टेक्स्ट। जो मैंने फॉर्मूला लगाया उसने रिवर्स फॉर्मूला लगाया और बेटा दोबारा ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रिंट निकाल दिया उसने। समझ में आई बेटा बात आपको? ऐसे हैकिंग से बचते हैं लोग। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो हैकिंग इस्तेमाल करती होगी, सर आपकी और मेरी तो सोच के बियॉन्ड है। मतलब सॉरी, जो क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करती होगी डेटा को ट्रांसमिट करने में, ठीक है, आप और मैं सोच नहीं सकते, ठीक है ना। अगर वो हैकर्स के हाथ भी लग जाए, प्रोफेशनल हैकर्स के हाथ भी लग जाए, तो शायद वो बेटा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते होंगे। समझ में आती है बेटा बात? आपको पता है दुनिया के सबसे तगड़े हैकर्स कहां से आते हैं? आईटी में एक बात बोली जाती है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इफ इट इज डिफिकल्ट टेल टू इंडिया एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल टेल टू रशिया। अगर डिफिकल्ट है तो इंडिया को बताना, और अगर इम्पॉसिबल है ना तो रशिया को बता देना। इतने खतरनाक हैकर्स हैं वहां के। और सेम हैकर्स हैं तो एथिकल हैकिंग भी करते हैं। मतलब अगर कोई चीज हैक हो गई है तो उन्हीं को दिए जाते हैं टास्क और वो काम कर देते हैं भैया, वो नाराज नहीं करते। बहुत खतरनाक, सोच के बियॉन्ड। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अब मेरे को आखिरी रिस्क की बात करनी है, आंखें खुली की खुली रह जानी चाहिए। अब जो बात होगी ध्यान रखना, यह है आपके मुद्दे की बात, ठीक है। मैंने कहा था 5 मिनट के बाद एक मुद्दा डिस्कस करूंगा, अब आ गया वो मुद्दा। पढ़ना जरा, हेडिंग का नाम पढ़ना, रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। वो इंटरनेट इज अ ओपन स्पेस। एक बार कोई चीज डली, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भ्रम है कि वो प्राइवेट है, वो मेरी इमेज है, कोई कुछ नहीं कर सकता, सर मन से भ्रम निकाल दो।
वहम का कोई इलाज नहीं होता किसी डॉक्टर के पास। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, आप खुद एक्सेस देते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को उसका, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना शुरू करता हूँ, आपकी जान निकलनी शुरू हो जाएगी। बाबू जीमेल बनाते हो? जीमेल बनाई है कभी किसी ने जीमेल? ऑब्वियसली प्ले स्टोर चलता नहीं तो बनानी पड़ती है। आपको पता है सारा इन्फो देने के बाद आप क्या करते हो? एक बॉक्स में टिक करते हो, आई रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गूगल कंपनी। पढ़ी कभी एक भी टर्म्स एंड कंडीशन? अरे आई रीड बॉक्स पे क्लिक कहाँ है, बस ये बताओ। क्लिक टक, आईडी क्रिएट। आई रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ब्ला 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 ब्ला। स्नैपचैट पे पिक बेची, चलो जी बिल्कुल सेफ। चलो एक बार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना एक बार आज मेरे कहने से। जितना एक्सेस आप अपनी इमेज को अपने आप को देते हो उतना ही स्नैपचैट को भी देते हो, पता है आपको? जितना एक्सेस तुम्हारे पास है उतना ही आपने उसको दिया है। टर्म्स एंड कंडीशन में आपने अलाउ किया है, आप मेरी इमेज को यूज कर सकते हो, आप मेरी इमेज को स्टोर कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए। सोच लेना, पढ़कर बता देना मुझे भी। अच्छा ट्रू कलर पे नाम कैसे आता है? चलो ये भी बता देता हूं, ट्रू कलर पे नाम कैसे आता है? मैंने ही तो एक्सेस दिया, और किसने दिया? अगर तुम्हें लगता है कि नाम कहीं और से आता है, ट्रू कलर को ऑटोमेटिकली नाम पता लगता है, तो आप गधे हो। चलो मैं एक बात बताता हूँ, आज मैंने एक नया सिम कार्ड खरीदा, प्लीज मेरी तरफ देखना प्लीज। आज मैंने एक नया सिम कार्ड खरीदा और पहली बार ट्रू कलर डाउनलोड करा, प्लीज सामने देखो। ट्रू कलर डाउनलोड करा, ट्रू कलर आपसे एक्सेस मांगता है आपके सारे कॉन्टैक्ट की। जी मैं कहता हूँ बिल्कुल ओके, ले भाई मेरे कॉन्टैक्ट के एक्सेस, मेरी लोकेशन के एक्सेस बिल्कुल ले, मेरी सारी पिक के एक्सेस, फोटोज एंड वीडियोस के एक्सेस आप खुद देते हो। ट्रू कलर क्या करेगा आपकी फोटोज वीडियोस का? पहले बताओ उसको एक्सेस देने का क्या मतलब? अबे लर्न टू से नो, डिनाई करना सीखो। वाई टू, क्या बोलूं, अलाउ 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 अलाउ, एक ही बटन दिखता है आपको। क्या करना है उसके, उसने आपकी लोकेशन का पहले तो तय कर लो। ट्रू कॉलर को जो आपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दिया ना, उसने मेरे सारे कॉन्टैक्ट सेव्ड देखे और उसका नाम देखा क्या, ठीक है जी। मान लो मैंने आकाश का नाम सेव किया हुआ है, आकाश बत्रा, ठीक है जी। आप सबने भी एक्सेस दिया, लेकिन आप मेजॉरिटी ने नाम सेव किया हुआ है आकाश भैया, ठीक है। मान लो इन्हीं लोगों के पास नंबर है आकाश का, मैंने आकाश बत्रा और आप सबने आकाश भैया। अब कोई थर्ड पर्सन ये नंबर सर्च करेगा ना, उसे आकाश भैया नजर आएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों ने आकाश भैया सर्च कर रखा, सेव कर रखा। कहीं और से नाम नहीं आता ट्रू कलर के पास। जो पूरी दुनिया के लोगों ने एक्सेस दिया ना अपने कॉन्टैक्ट का, वहां से ही वो एक्सेस पकड़ के डिसाइड करता है कि किसी का क्या नाम डिस्प्ले करना है। समझ में आई बात? बाबू हर ऐप को एक्सेस आप देते हो ना फोटोज और वीडियोस का, फिर कहते हो वो सेफ है। कोई भी एक पर्टिकुलर ऐप जो आपने पेरेंट्स से छुपाने के लिए कुछ पिक रखी हुई हैं, वो डाउनलोड कर लिया, वहां पर उठाकर फोटोज वीडियोस डाल दी, 11वीं क्लास के बच्चे हो जाता है खुराफाती दिमाग, आपको लगता है मैं तो बस खिलाड़ी। उसी ऐप को अपनी फोटोज और वीडियोस का एक्सेस दिया होता है आपने, घबराओ नहीं, आपको पता नहीं है, आपने खुद दिया होता है, अलाउ आपने ही किया होता है। कितने खुश हुए, हमें सिक्योरिटी पता है। किस बात की सेफ्टी की बात कर रहे हो? कौन सी प्राइवेसी की बात कर रहे हो? इंटरनेट पे कोई चीज प्राइवेट होती है? आपके होते हुए प्राइवेट हो सकती है? आप देख लेना, मैंने लोकेशन का एक्सेस जीपे को भी नहीं दिया हुआ। जब पेमेंट करता हूं तो वंस अलाउ करता हूं, पेमेंट होगी खत्म कहानी। मैंने आज तक किसी भी ऐप को अपनी लोकेशन का एक्सेस नहीं दिया हुआ, किसी भी ऐप को। लर्न टू से नो, कभी ना बोलना भी आना चाहिए। क्या करना है मेरी लोकेशन का एक्सेस लेके बेटे तेरे को? पहले तो ये बता, तय कर क्या करना है तेरे को मेरे कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेके, मेरी फोटोज और वीडियोस का एक्सेस लेके? मैं डिनाई करता हूं, क्या हो गया? मैं पार्ट पोर्शन ऑफ द ऐप यूज नहीं कर पाता हूं उस लोकेशन का एक्सेस ना देने से, कोई दिक्कत नहीं, कम से। पहली बार जनरली ऐप में ऐसा होता नहीं, बहुत रेयरली ऐप होते होंगे जो कुछ कम एक्सेस देते होंगे। मुझे अपने ऐप का अगर मैं उनको अपनी चीज़ों का एक्सेस नहीं दे रहा तो कुछ नहीं होता। पहले तो डिसाइड कर लो किसके लिए क्या जरूरी है। ट्रू कॉलर के लिए कॉन्टैक्ट का एक्सेस जरूरी है, उसके बिना वो ऑपरेट नहीं करने देगा, दे दो उसका एक्सेस। लेकिन लोकेशन का, फोटोज वीडियोस का क्या करना है?
ठीक नहीं है तुम्हारी तबीयत, 11वीं में हो ना अभी, अलाओ 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 एक ही चीज आती है। सब समझ में आ गई होगी शायद बात बहुत अच्छे से कि इंटरनेट पे कोई भी चीज सेफ नहीं है। हमने इतने सारे ऐप को एक्सेस दिया हुआ है, तो बाबू उसने सारी फोटोज सेव करी हुई हैं आपकी, सारी वीडियोस, इक्वल एक्सेस दिया आपने, बिल्कुल बराबर एक्सेस। कल को कोई चीज हैक होती है यार, आप खुद जिम्मेदार हो। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।